पास दौरान इंकलाब फोर्स की नौसेना के अभ्यास का संदेश। समझिए क्या संदेश आपके लिए लेके आया है। ईरान के पास दौरान इंकलाब फोर्स IRGC की नौसेना ने बुधवार को एयरो स्पेस फोर्स के सपोर्ट से तीनों द्वीपों अम्बू मूसा, तुम्बे कूचक और तुम्बे बुजुर्ग के इलाके में अभ्यास किया, प्रैक्टिस की, एक्सरसाइज की। इसका सामरिक, भौगोलिक और राजनैतिक दृष्टि से बहुत अहम पैगाम है। लोगों को मैसेज है, देशों को, खास करके अमेरिका को। सामरिक दृष्टि से इस अभ्यास का महत्व इसके इस्तेमाल होने वाले रक्षा उपकरणों की वजह से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा है। IRGC की नौसेना ने इस समुद्री अभ्यास में मिसाइलों से लैस तेज़ रफ्तार नौकाओं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ड्रोन विमानों और ड्रोन नौकाओं और सटीक निशाना लगाने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल भी किया। IRGC की नौसेना की इमाम मोहम्मद बाकिर छाबनी के ऑपरेशनल कमांड के चीफ सरदार अली उजमाई ने कहा कि इस अभ्यास की बहुत खास बात AI से लैस ड्रोन विमानों और ड्रोन नौकाओं का इस्तेमाल करना है। मतलब ये हुआ कि ईरान के पास भी ड्रोन की कैपेबिलिटी है। कतर के अल जजीरा TV चैनल ने अपनी रिपोर्ट में रेखांकित किया कि इस अभ्यास में पहली बार नए प्रकार की युद्धक नौका का प्रयोग किया गया जो 600 किलोमीटर की रेंज की मिसाइलों, 120 किलोमीटर की रेंज की मिसाइलों से लैस हैं। और इस सैन्य अभ्यास का सामरिक पहलू से यह भी महत्व है कि इसमें अन्य भागों से 3 द्वीपों में बहुत तेज गति से सैन्य बल को स्थानांतरित किया गया। हेलीकॉप्टर और विमानों के माध्यम से सैन्य बल 15 मिनट से कम समय में इन द्वीपों में पहुंच गया। इस अभ्यास का भौगोलिक महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि तीनों द्वीपों पर ईरान के मालिकाना हक पर इसमें जोर दिया गया और साबित ये किया गया कि ईरान की फोर्सेस देश की धरती के 1 इंच भाग की रक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हालिया दिनों में फारस की खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देशों और रूस की छठी बैठक के बाद जारी बयान में तीनों ईरानी द्वीपों के बारे में बेबुनियाद दावे किए गए थे, जिसके बाद रूस के राजदूत को तेहरान में विदेश मंत्रालय में तलब किया गया और तलब करने के बाद, मतलब बुलाने के बाद, कॉल करने के बाद ईरान की आपत्ति से भी अवगत कराया गया था। इससे पहले चीन ने और फारस खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्यों की बैठक में इसी प्रकार के दावे किए गए थे। तो उस समय ईरान ने चीन के राजदूत को बुलाकर तलब करके अपनी भारी आपत्ति दर्ज कराई थी। IRGC की नौसेना के प्रमुख सरदार अली रजा तंगसीरी ने अभ्यास के दौरान समारोह में कहा कि फारस खाड़ी के यह तीनों द्वीप ईरानी राष्ट्र का गौरव हैं और इस साहसी राष्ट्र के सपूतों की हैसियत से हमारा फर्ज है कि अपनी धरती की रक्षा करें। इस सैन्य अभ्यास का महत्व अमेरिका के घिसे पिटे दावे फिर दोहराए जाने की पहलू से भी है। पिछले सप्ताह अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने फारस की खाड़ी के इलाके में विशेष सैनिक दस्ते भेजने, F-35 और F-16 युद्धक विमान तैनात करने की बात कही थी। इसलिए IRGC का सैन्य अभ्यास अमेरिका की धमकियों के सामने ईरान की भरपूर तैयारी के ऐलान का अर्थ में भी है। आप बात समझ रहे होंगे ये ईरान ने क्यों एक्सरसाइज की है। अमेरिका ने भी यही किया था, उसी को जवाब देने के लिए। IRGC के कमांडर इन चीफ सरदार जनरल हुसैन सलामी ने सैन्य अभ्यास की शुरुआत में ईरान के स्टैंड को दोहराया कि ईरान और उसके पड़ोसी देश आपस में मिलकर इलाके के जल क्षेत्रों की रक्षा करने में सक्षम हैं। विदेशियों की उपस्थिति की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। IRGC के सैन्य अभ्यास की मीडिया में बड़ी चर्चा हो रही है। विदेशी मीडिया का जोर ज़्यादातर इन
पहलुओं पर है कि सैन्य अभ्यास से ईरान तीनों द्वीपों पर अपने मालिकाना अधिकार पर जोर देना चाहता है और अमेरिका की हालिया धमकियों का जवाब भी दे रहा है। बीबीसी ने एक रिपोर्ट में ऐलान किया है कि ईरान ने इस सैन्य से अमेरिका को बता दिया है कि वो क्षेत्रीय ताकत है और फारस खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट पर उसका पूरा कंट्रोल है। जय हिंद, जय भारत। पास दौरान इंकलाब फोर्स की नौसेना के अभ्यास का संदेश समझिए। क्या संदेश आपके लिए लेके आया है? ईरान के पास दौरान इंकलाब फोर्स IRGC की नौसेना ने बुधवार को एयरो स्पेस फोर्स के सपोर्ट से तीनों द्वीपों अम्बु मूसा, तुम्बे कूचक और तुम्बे बुजुर्ग के इलाके में अभ्यास किया, प्रैक्टिस की, एक्सरसाइज की। इसका सामरिक, भौगोलिक और राजनैतिक दृष्टि से बहुत अहम पैगाम है। लोगों को मैसेज है, देशों को, खास करके अमेरिका को। सामरिक दृष्टि से इस अभ्यास का महत्व इसके इस्तेमाल होने वाले रक्षा उपकरणों की वजह से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा है। IRGC की नौसेना ने इस समुद्री अभ्यास में मिसाइलों से लैस तेज़ रफ्तार नौकाओं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ड्रोन विमानों और ड्रोन नौकाओं और सटीक निशाना लगाने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल भी किया। IRGC की नौसेना की इमाम मोहम्मद बाकिर छाबनी के ऑपरेशनल कमांड के चीफ सरदार अली हुजमाई ने कहा कि इस अभ्यास की बहुत खास बात AI से लैस ड्रोन विमानों और ड्रोन नौकाओं का इस्तेमाल करना है। मतलब ये हुआ कि ईरान के पास भी ड्रोन की कैपेबिलिटी है। कतर के अल जजीरा TV चैनल ने अपनी रिपोर्ट में रेखांकित किया कि इस अभ्यास में पहली बार नए प्रकार की युद्धक नौका का प्रयोग किया गया जो 600 किलोमीटर की रेंज की मिसाइलों, 120 किलोमीटर की रेंज की मिसाइलों से लैस हैं। और इस सैन्य अभ्यास का सामरिक पहलू से यह भी महत्व है कि इसमें अन्य भागों से 3 द्वीपों में बहुत तेज गति से सैन्य बल को स्थानांतरित किया गया। हेलीकॉप्टर और विमानों के माध्यम से सैन्य बल 15 मिनट से कम समय में इन द्वीपों में पहुंच गया। इस अभ्यास का भौगोलिक महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि तीनों द्वीपों पर ईरान के मालिकाना हक पर इसमें जोर दिया गया और साबित ये किया गया कि ईरान की फोर्सेस देश की धरती के 1 इंच भाग की रक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हालिया दिनों में फारस की खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देशों और रूस की छठी बैठक के बाद जारी बयान में तीनों ईरानी द्वीपों के बारे में बेबुनियाद दावे किए गए थे, जिसके बाद रूस के राजदूत को तेहरान में विदेश मंत्रालय में तलब किया गया और तलब करने के बाद बुलाने के बाद कॉल करने के बाद ईरान की आपत्ति से भी अवगत कराया गया था। इससे पहले चीन ने और फारस खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्यों की बैठक में इसी प्रकार के दावे किए गए थे। तो उस समय ईरान ने चीन के राजदूत को बुलाकर तलब करके अपनी भारी आपत्ति दर्ज कराई थी। IRGC की नौसेना के प्रमुख सरदार अली रजा तंगसीरी ने अभ्यास के दौरान समारोह में कहा कि फारस खाड़ी के यह तीनों द्वीप ईरानी राष्ट्र का गौरव हैं और इस साहसी राष्ट्र के सपूतों की हैसियत से हमारा फर्ज है कि अपनी धरती की रक्षा करें।
इस सैन्य अभ्यास का महत्व अमेरिका के घिसे पिटे दावे फिर दोहराए जाने की पहलू से भी है। पिछले सप्ताह अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने फारस की खाड़ी के इलाके में विशेष सैनिक दस्ते भेजने, F-35 और F-16 युद्धक विमान तैनात करने की बात कही थी। इसलिए IRGC का सैन्य अभ्यास अमेरिका की धमकियों के सामने ईरान की भरपूर तैयारी के ऐलान का अर्थ में भी है। आप बात समझ रहे होंगे ये ईरान ने क्यों एक्सरसाइज की है। अमेरिका ने भी यही किया था, उसी को जवाब देने के लिए। IRGC के कमांडर इन चीफ सरदार जनरल हुसैन सलामी ने सैन्य अभ्यास की शुरुआत में ईरान के स्टैंड को दोहराया कि ईरान और उसके पड़ोसी देश आपस में मिलकर इलाके के जल क्षेत्रों की रक्षा करने में सक्षम हैं। विदेशियों की उपस्थिति की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। IRGC के सैन्य अभ्यास की मीडिया में बड़ी चर्चा हो रही है। विदेशी मीडिया का जोर ज़्यादातर इन पहलुओं पर है कि सैन्य अभ्यास से ईरान तीनों द्वीपों पर अपने मालिकाना अधिकार पर जोर देना चाहता है और अमेरिका की हालिया धमकियों का जवाब भी दे रहा है। BBC ने एक रिपोर्ट में ऐलान किया है कि ईरान ने इस सैन्य से अमेरिका को बता दिया है कि वो क्षेत्रीय ताकत है और फारस खाड़ी और हुर्मुज़ स्ट्रेट पर उसका पूरा कंट्रोल है। जय हिंद, जय भारत। हजारों ईरानियों की कातिल कुख्यात आतंकी के प्रवेश पर अल्बानिया ने रोक लगा दी है। इस्लामी गणराज्य ईरान में 17,000 नागरिकों और अधिकारियों का नरसंहार करने वाले आतंकी संगठन MKO की सरगना मरियम रजवी के प्रवेश पर अल्बानिया ने रोक लगा दी है। इससे पहले अमेरिका के दबाव में अल्बानिया ने इस संगठन के तत्वों को शरण दी थी। सुरक्षा सूत्रों के हवाले से तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट दी है कि अल्बानिया की सरकार ने मरियम रजवी के प्रवेश पर रोक लगा दी है, जो कुछ महीने पहले अल्बानिया से फ्रांस गई थी। प्रवेश पर रोक लगाने का फैसला अल्बानिया की एंटी टेररिज्म अदालत ने जारी किया है। अदालत ने ईरान के भीतर आतंकी हमलों के आदेश जारी करने में मरियम रजवी की भूमिका को साबित करने वाले दस्तावेजों को देखने के बाद यह फैसला लिया है। अल्बानिया की पुलिस ने इसी साल जून के महीने में आतंकी संगठन के ठिकानों पर छापा मारा था, जिसके बाद पुलिस से इस संगठन के तत्वों की झड़प हो गई थी। इस घटना के बाद मरियम रजवी फ्रांस चली गई थी। पुलिस ने आतंकी संगठन के ठिकानों की तलाश लेने की कोशिश की तो संगठन के तत्वों ने हंगामा कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की। ठिकाने से पुलिस को बहुत से कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और सर्वर मिले हैं, जिसमें मौजूद डेटा से साबित हो गया है कि संगठन योजनाबद्ध तरीके से आतंकी हमले कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि आतंकी संगठन का यह डेटा ईरान को प्राप्त हो चुका है। अल्बानिया की सरकार कह चुकी है कि MKO को यह अनुमति बिल्कुल नहीं दी जा सकती कि वो अल्बानिया में बैठकर ईरान के खिलाफ हमले करे, और हमारा ईरान की सरकार से जंग करने का कोई इरादा नहीं है। जय हिंद, जय भारत। भारत ने पाकिस्तान के PM को नहीं दिया भाव। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ तो बौखला गए और उन्होंने भारत को नौसेना की धमकी दे डाली। जैसे उन्हें कुछ लगता है कि कुछ गड़बड़ है, अमेरिका ने उन्हें सुधार दिया है। आपको बताएं, पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ बातचीत के प्रस्ताव पर भारत को बिल्कुल भाव नहीं देना चाहते। मतलब कहने का मतलब ये है, पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन भाव इसलिए नहीं दे रहा भारत। उसका एक रीज़न है, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बिल्कुल नहीं बंद कर रहे हैं।
और शहबाज शरीफ ने कहा कि कुछ तत्व ऐसे हैं जो इस क्षेत्र में आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। तो आधिपत्य तो वही आपने किया है ना, 1947 में किसने भारत के जम्मू कश्मीर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को घेरा था? खुद ही चोर को खुद ही कह रहे हैं कि आधिपत्य नहीं करना चाहते हैं। इस बीच अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान को आपस में सीधी बातचीत करने पर सलाह दे डाली है। अब इस सलाह की वजह से जो सलाह दी गई है उस एडवाइस की वजह से वो बौखला गए हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ एक बार फिर से भारत से करारा झटका लगने के बाद बौखला गए हैं। शहबाज शरीफ ने अभी 2 दिन पहले ही भारत से रिक्वेस्ट की थी कि वह बातचीत शुरू करें। भारत ने शहबाज शरीफ के इस प्रस्ताव को भाव नहीं दिया, तो अब पाकिस्तानी पीएम ने जहरीला बयान दे डाला। शहबाज ने तुर्की से युद्धपोत मिलने के बाद एक कार्यक्रम में भारत पर हमला बोला और कहा कि कुछ तत्व इस क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित करने की ओर रेस में हैं। इस बीच अमेरिका ने पाकिस्तान को साफ कह दिया है कि वह कोई मध्यस्थता नहीं करेगा। इसका सीधा संबंध है भारत की चलेगी और एक दिन भारत का पीओके होगा, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर भारत का राज्य होगा। दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत का वह समर्थन करता है। भारत को बातचीत का ऑफर करने के लिए एक दिन बाद शहबाज शरीफ ने कहा, क्षेत्र में कुछ तत्व अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं और प्रभाव का क्षेत्र बनाना चाहते हैं, अपने प्रभाव का क्षेत्र बनाना चाहते हैं। इस वजह से यह और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया है कि हम अपनी नौसेना को मजबूत करें। तो करते रहो ना, किसने रोका है। साथ ही समुद्री अभियानों को बढ़ाते रहो। शहबाज शरीफ ने तुर्की से मिले एक युद्धपोत से जुड़े कार्यक्रम में यह बयान दिया। इस बीच अमेरिकी सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उनका देश भारत और पाकिस्तान के बीच सीधे संवाद का समर्थन करता है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर को तो आप जानते ही होंगे। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि जैसा कि हम लंबे समय से कहते रहे हैं कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच चिंताजनक मुद्दों पर सीधे जो संवाद होते हैं, डिस्कशन होता है, डायलॉग होता है, उस संवाद का समर्थन करते हैं। हमारा लंबे समय से यही रुख रहा है। पाकिस्तान अक्सर अमेरिका से भारत के साथ विवाद सुलझाने में मध्यस्थता के लिए गुहार लगाता रहता है। हालांकि अब अमेरिका ने साफ कर दिया है कि दोनों देशों को खुद ही बातचीत करना पड़ेगा। वहीं भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया है कि जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोका नहीं जाएगा तब तक कोई डिस्कशन नहीं होगा। नो डायलॉग, नो पीस फर्स्ट देन डायलॉग। इससे पहले शहबाज शरीफ ने भारत को बातचीत की गुहार लगाई थी। शहबाज ने कहा था कि अगर भारत गंभीरता दिखाता है तो पाकिस्तान बातचीत को तैयार है। शहबाज शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तान भारत के साथ 3 युद्ध लड़ चुका है और इससे उसे गरीबी और अशिक्षा और बेरोजगारी ही मिली है। और उन्होंने कहा कि युद्ध अब कोई विकल्प नहीं है, मतलब बातचीत होनी चाहिए। तो होगी बातचीत भारत पाकिस्तान के बीच में, लेकिन पीओके भारत में शामिल होने के बाद। जय हिंद, जय भारत। यूक्रेन sees its drones damaged a Russian oasis, showing KYE's growing naval capabilities. The strike on Novorossiysk marks the first time a commercial Russian port has been targeted in 18-month war. Ukraine said its sea drones struck a major Russian port Friday and damaged a warship in an attack that underlined Kyiv's growing capabilities as the Black Sea becomes increasingly important battleground in the war. You know that. The strike on Novorossiysk, which halted maritime traffic for a few hours, marks the first time a commercial Russian port has been targeted. The nearly 18-month-old conflict. The Black Sea port, which hosted a naval base, shipping buildings, yard and oil terminal, and is a key for export, lie about 110 km, about 60 miles east of Crimea, where Russia's defense ministry said it thwarted another attack overnight. The security services of Ukraine and the country's navy carried out that damaged Olengorsky Gornik landing vessel of a Russian navy, according to an official with the
security services, and official who spoke on condition of anonymity because he was not authorized to give the information to the media, said the attack made the ship unable to perform combat mission. Satellite photo analyzed by the Associated Press appeared to show the ship leaking oil. The image from Planet Labs, taken a few hours after attack, show that a ship dockside with another vessel next to it. The ship in the image matched the measurement of the Orlin Gorski Gornik as well as non-physical features of the vessel. Images posted on social media meanwhile showed a ship listing. Ukrainian President Volodymyr Zelensky noted that he had received a report from a country's security service, the SBU, but didn't say what was in it. I was only say that we are all grateful to security service of Ukraine for pushing back the bar to the aggressor state, Russia. What you bring to the world, you end up with the same, he said. Oblique references to attacks carried out against Russia are common for Ukrainian officials who often do not take credit for them or only do so day after the fact. Friday's attack is the latest in the series of strikes inside Russia, including two in Moscow that unsettled resident. It also reflects an increase in fighting in Black Sea following the Kremlin's withdrawal from a deal that allowed Ukraine to export its grain through the waterways from Black Sea. On Wednesday, a Russian drone caused significant damage and a huge fire at grain facilities in the Odessa region. A day earlier, the Russian military said Kyiv's forces tried to attack two of its patrol vessels at the sea southwest of the Russian controlled city of the Sevastopol in Moscow, annexed Crimea. You know, though, that Mikhailo Podolyak, an advisor to Zelensky, heralded the latest attack, saying it shows drones are changing the rules of the game and ultimately destroying the value of the Russian fleet. Russia far supervisor or superior Navy has controlled the sea in the bar so far. Its ship has regularly launched cruise missile at major port and cities across Ukraine, and they have largely blocked the country's coast as well as mining the Black Sea, making passage through it. Thanks so much. Have a nice day. एक रिपोर्ट आने से छिड़ गया है अमेरिका और चीन भारत का दुनिया में डंका। अब देखो, आपको बताएं, अमेरिका तो धीरे धीरे पीछे जा ही रहा है क्योंकि उसने बहुत मजे कर लिए। मॉर्गन स्टैनली अपग्रेड इंडिया रेटिंग रिपोर्ट में ये खुलासा हो चुका है। ब्रोकरेज फर्म की ओर से भारत की रेटिंग बढ़ाए जाने से निवेशकों का भरोसा देश के प्रति बढ़ गया है, भारत देश के प्रति। ऐसा होने पर विदेशी इन्वेस्टमेंट का रास्ता भी साफ हो चुका है। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में रेटिंग बढ़ाने का कई सारे वाजिब कारण बताए हैं। जेनरल रीजन्स, एक और जहां रेटिंग एजेंसियां अमेरिका, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना जैसे देशों की रेटिंग घटा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर इनका भारत पर भरोसा कायम है।
दुनिया में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ती इकोनॉमी के लिए अब ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली की ओर से गुड न्यूज आई है। दरअसल एजेंसी ने भारत की रेटिंग को बढ़ाते हुए ओवरवेट कर दिया है। वहीं चीन की रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। 4 महीने में दूसरी बार अपग्रेड किया गया है। भारत के बढ़ते कदमों पर तमाम एजेंसियों के भरोसे का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि मॉर्गन स्टैनली ने महज 4 महीने के भीतर भारत की रेटिंग को दूसरी बार अपग्रेड किया है। इससे पहले भारत की रेटिंग इक्वलवेट किया गया है और अब ये रेटिंग एक बार फिर से बढ़ाते हुए ओवरवेट कर दी गई है। ब्रोकरेज फर्म ने ये उम्मीद भी जताई है कि भारतीय अर्थव्यवस्था भविष्य में भी इसी तरह के बेहतर प्रदर्शन करेगी। चीन ताइवान की रेटिंग को घटाया गया है। ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने चीन की रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। ब्रोकरेज फर्म ने इसे कम करते हुए इक्वल वेट कर दिया है। इस संबंध में जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि चाइना में विकास और वैल्यूएशन से जुड़ी चिंताएं बरकरार हैं। इसके अलावा चीनी बाजारों में तेज़ी का सिलसिला भी रुकने लगा है। चीन के अलावा मॉर्गन स्टैनली ने ताइवान की रेटिंग को भी डाउनग्रेड करते हुए इक्वलवेट कर दिया है। ये क्या है इक्वलवेट करना? विदेशी निवेश बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। मॉर्गन स्टैनली द्वारा भारत की रेटिंग को बढ़ाए जाने से निवेशकों का भरोसा देश के प्रति बढ़ेगा। ऐसा होने पर विदेशी इन्वेस्टमेंट का रास्ता भी साफ हो जाएगा और बाजार में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FII आने से बड़ी तेज़ी होने की संभावना है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत में पिछले कुछ सालों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स देखने को मिले हैं, जिसका असर अब नज़र आ रहा है। वित्तीय स्थिरता के कॉम्प्लेक्स और प्रॉफिट आउटलुक को सपोर्ट मिला है। भारत के अलावा कोरिया की रेटिंग को भी ओवरवेट किया गया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की डाउनग्रेड करते हुए अंडरवेट कर दिया है। यहाँ से जानना ये भी ज़रूरी है कि आखिर इक्वलवेट, ओवरवेट, अंडरवेट और रेटिंग का सेंस क्या है, मतलब क्या है। तो बता दें, ओवरवेट का मतलब होता है देश का मार्केट दूसरे बाज़ारों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करेगा। वहीं इक्वलवेट इस बात का संकेत देता है कि मार्केट का दूसरे बाज़ारों के बराबर प्रदर्शन करेगा। वहीं अंडरवेट और रेटिंग मार्केट का दूसरे बाज़ारों से पिछड़ना होता है। फिच ने घटाई है अमेरिका की रेटिंग। इससे पहले बीते दिन ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स के अमेरिका की सॉवरेन रेटिंग को घटाया गया है। एजेंसी ने अगले 3 वर्षों में संभावित वित्तीय गिरावट का हवाला देते हुए अमेरिका के लॉन्ग टर्म कर्ज रेटिंग को AAA से घटाकर AA+ कर दिया है। इस खबर का असर अमेरिकी बाज़ारों के साथ साथ ही भारतीय स्टॉक मार्केट में भी दिखाई दे रहा है। बुधवार को सेंसेक्स लगभग 1000 अंक तक टूट गया था। 2021 तक $6.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकेगा भारत। एक और मॉर्गन स्टैनली के भारत पर भरोसा जताते हुए देश की रेटिंग को इक्वलवेट से ओवरवेट कर दिया है। तो वहीं S&P ग्लोबल रेटिंग अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा था कि भारत अगर अगले 7 साल तक औसतन 6.7% की दर से वृद्धि करता है तो इंडियन इकोनॉमी साल 2031 तक $700 अरब की या $6.7 ट्रिलियन की हो जाएगी। तो फिलहाल $3.4 ट्रिलियन की है। S&P ग्लोबल ने लुक फॉरवर्ड इंडियाज़ मनी शीर्षक से जारी रिपोर्ट में ये अनुमान लगाया है। जय हिंद, जय भारत। क्या आपको जानकारी है कि पृथ्वीराज के नाना अनंगपाल तोमर का अंतिम संस्कार किसने किया था?
ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बताने वाला हूँ। पृथ्वीराज चौहान को इतिहास का सबसे महान हिंदू राजा माना जाता है और पृथ्वीराज चौहान की कीर्ति पूरे वर्ल्ड में थी। उनके नाना का नाम अनंगपाल तोमर था, जिनकी गद्दी पृथ्वीराज चौहान को मिली थी। मतलब नाना ने उन्हें राजा बनाया था। पृथ्वीराज अनंगपाल तोमर की बेटी कमला के पुत्र थे और युद्ध कौशल राजकाज से प्रभावित होकर ही अनंगपाल ने पृथ्वीराज को अपनी गद्दी राज सिंहासन सौंप दिया था। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि अनंगपाल तोमर का अंतिम संस्कार किसने किया था? क्या आपको जानकारी है? तो मैं आपको बताने वाला हूँ। यह एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब में कई योद्धा फेल हो जाएंगे। योद्धा का मतलब जब जानकारी सही नहीं होगी तब क्या होगा। दरअसल अनंगपाल तोमर ने अपने नाती बेटी के पुत्र पृथ्वीराज को गोद ले लिया था। इसके बाद अजमेर और दिल्ली का राज एक हो गया। राजकाज। ऐसे में अनंगपाल तोमर का अंतिम संस्कार उनके उत्तराधिकारी पृथ्वीराज चौहान ने ही किया था। जय हिंद, जय भारत। समिट के लिए साउथ अफ्रीका जाने का मन नहीं है मोदी जी का, और मोदी जी वर्चुअली हिस्सा ले सकते हैं इस बैठक में। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी शामिल नहीं होंगे ब्रिक्स समिट जो साउथ अफ्रीका में होनी है। आपको बता दें कुछ तो घट रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने पर सस्पेंस है। यह समिट 22 से 24 अगस्त के बीच साउथ अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में होने वाली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही समिट में हिस्सा लेने से मना कर चुके हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने प्रेसिडेंट के खिलाफ एक वारंट निकाला हुआ है। न्यूज़ एजेंसी राइटर्स के मुताबिक मोदी इस मीटिंग में वर्चुअली शिरकत कर सकते हैं। वर्चुअली का मतलब है इंडिया में ही रहेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत करेंगे, बातचीत करेंगे। भारत के अलावा ब्राज़ील, रूस, चीन और साउथ अफ्रीका ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज़ हैं। सदस्य देशों के नाम का पहला अक्षर लेकर ही ब्रिक्स शब्द बना है। आपको बताएं कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस संबंध पर कोई भी बयान जारी नहीं किया है। न्यूज़ एजेंसी ने जब मोदी के साथ साउथ अफ्रीका जाने और ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने पर सवाल किया तो वहाँ से किसी तरह का कोई सम्मानजनक या मन को अच्छा लगने वाला बयान नहीं आया। रिपोर्ट के मुताबिक चीन और रूस ब्रिक्स में कुछ और देशों को शामिल करना चाहते हैं, जबकि इस मामले पर भारत की कुछ शर्तें हैं। पाकिस्तान के साथ साथ सऊदी अरब, ईरान समेत 19 देशों ने ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए पेशकश की थी, अपना एफिडेविट दायर किया था। ब्रिक्स देशों ने भी संगठन को मजबूत करने के लिए और सदस्यों को जोड़ने की बात कही है। हालांकि इसमें पाकिस्तान को जगह मिलना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि इकोनॉमी सबसे बड़ी वजह होती है किसी भी ग्रुप का हिस्सा होने के लिए। ब्रिक्स सीधे तौर पर दुनिया का सबसे संपन्न माने जाने वाला आर्थिक संगठन G7 को टक्कर देता है। जीडीपी पर क्रय शक्ति के मामले में चीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत तीसरी, रूस छठी और ब्राज़ील 8वीं है। इसे ब्रिक्स देशों की दुनिया की जीडीपी में 31.5% की हिस्सेदारी हो गई। ऐसे में पाकिस्तान को इसमें शामिल करने से संगठन आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा। पिछले महीने भारत ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की मीटिंग होस्ट की थी। आखिरी वक्त पर इसे वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था। इसकी वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है कि क्या वजह रही, पर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी इस संबंध में कोई बयान जारी नहीं किया गया या कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। ब्रिक्स से लगता है भारत दूर हो रहा है। क्या कारण हो सकता है? रिपोर्ट में भारत के एक आला अफसर के हवाले से कहा गया है कि मोदी सरकार ब्रिक्स और SCO को लेकर अब बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना नहीं चाहती। इसके कुछ कारण हैं। इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि इन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर चीन का दबदबा है। चीन चचा चौधरी की तरह, अमेरिका की तरह अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है और भारत के लिए चीन से रिश्ते देखें तो काफ़ी बुरे दौर से गुजर रहे हैं। 2020 में
लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच टकराव के बाद जो हालात बने थे उनको अब तक पूरी तरह से सुधारा नहीं जा चुका है, क्योंकि बहुत सारी बैठक हो चुकी हैं लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकले हैं। एक वजह यह भी बताई जा रही है कि हालिया वक्त में भारत और अमेरिका काफ़ी करीब आ चुके हैं और वेस्टर्न पावर्स की चीन के लिए नापसंदगी छिपी हुई बात नहीं है। पिछले महीने एससीओ समिट के ठीक पहले मोदी जी अमेरिकी यात्रा से लौटे थे और वहां बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें रेड कॉर्पेट पर वेलकम किया था। हालांकि रूस ने इस पर बहुत ज़्यादा बैलेंस रिएक्शन दिया था। पुतिन सरकार ने कहा था कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अपनी जगह हैं, इससे रूस को कोई दिक्कत नहीं है। अगले महीने भारत में G20 समिट होने जा रही है। इसमें सभी मेंबर्स कंट्रीज़ के हेड्स ऑफ स्टेट्स हिस्सा लेंगे। पुतिन क्यों नहीं आएंगे, वही सबसे बड़ा रीज़न है। ब्रिक्स समिट में पुतिन के शामिल होने को लेकर होस्ट साउथ अफ्रीका पशोपेश में है, कन्फ्यूज्ड है। इसकी वजह यह है कि यूक्रेन पर हमले और वॉर क्राइम को लेकर रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC वारंट जारी कर चुका है और अगर वो जोहान्सबर्ग आते हैं तो उनकी गिरफ्तारी का खतरा बढ़ जाएगा। लिहाजा साउथ अफ्रीकी और रूसी सरकार के बीच एग्रीमेंट हो चुका है और इसके बाद पुतिन की गैर मौजूदगी के बारे में जानकारी दी गई। पुतिन के शामिल न होने के बारे में साउथ अफ्रीका ने ये कहा कि हमने रूस सरकार से इस बारे में बातचीत की थी। दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि पुतिन इस ब्रिक्स समिट में शिरकत नहीं करेंगे। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पुतिन के खिलाफ वार क्राइम को लेकर केस दर्ज हो चुका है और अगर वो जोहान्सबर्ग आते हैं तो मेंबर कंट्री होने के नाते साउथ अफ्रीका सरकार को पुतिन को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा और लिहाजा दोनों देश ने यह तय किया है कि पुतिन इस समिट में हिस्सा नहीं लेंगे। ICC ने इस साल मार्च में पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी भी कर दिया है और आपको बताएं उन पर ये आरोप है कि उन्हें यूक्रेन पर हमले के दौरान गैर कानूनी तौर पर यूक्रेनी बच्चों को रूस डिपोर्ट किया है। दूसरी तरफ रूस का ये भी दावा है कि वो ICC का मेंबर ही नहीं है, तो वह पुतिन के खिलाफ वारंट भी गैर कानूनी माना जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या है ब्रिक्स? ब्रिक्स मतलब ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका देशों का एक ग्रुप है। यह 2009 में बना था। इस ग्रुप को बनाने का मकसद अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दबदबे से वेस्टर्न कंट्रीज़ के रुतबे को चुनौती देना है। ब्रिक्स ने वाशिंगटन में मौजूद इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के मुकाबले अपना खुद का बैंक भी बनाया है। ब्रिक्स का आइडिया सबसे पहले इन्वेस्ट बैंक गोल्डमैन सैक्स के चेयरमैन जिम ओ'नील ने 2001 में दिया था। पहले इस समूह में दक्षिण अफ्रीका शामिल नहीं हुआ था। इसे ब्रिक्स कहा जाता था, ब्रिक कहा जाता था। बाद में एस जोड़ दिया गया और हो गया ब्रिक्स। दुनिया की कुल GDP में इन पांचों देशों की हिस्सेदारी 31.5% के आसपास है।